जी मोहतरम, कल उम्मीद है आपने वो जो सवाल था कर लिए होंगे, एक दो होमवर्क में दिए थे। मसला तो नहीं आया न्यूमेरिकल्स में जो छोटे छोटे थे? डन। कितने लोगों ने किए हैं? अच्छा, पेज 143, बैड डेट। अ पर्सन शैल बी अलाउड अ, अच्छा बैड डेट माइनस करने की ना 4 शराइतें हैं, पेज 143 पे है ये। बैड डेट माइनस करने की 4 शराइतें हैं। अगर वो 4 शराइत पूरी हो जाए तो बैड डेट माइनस हो जाएगा। बैड डेट क्या होता है? खामोश रहेंद्रा। आपने एक कस्टमर को चीजें उधार पे बेची और बाद में वो कस्टमर पैसे लेके भाग गया। अब आपने चीजें उधार पे बेची, बाद में वो कस्टमर पैसे लेके भाग गया, तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो बैड डेट क्या खर्चे, चुप रहे ना, ये बुक नहीं लेने प्लीज। जब वो कस्टमर पैसे लेके भाग गया, तो कस्टमर जब पैसे लेके भाग गया तो डेट इज कॉल्ड एज, बोलें, बैड डेट। जब वो बैड डेट हो गया तो सवाल ये राइज होगा कि वो बैड डेट खर्चे के तौर पर माइनस करने की जाते या नहीं। तो उसके लिए 4 शराइत हैं। पहली शर्त, बैड डेट पास में इनकम में गया हो, वो मैं अभी बता देता हूं कैसे। नंबर 1, बैड डेट पहले पास में इनकम में गया हो। दूसरी शर्त, बैड डेट आपने अपनी अकाउंटिंग की बुक्स में भी राइट ऑफ कर दिया हो। क्या है? बैड डेट आपने अपनी अकाउंटिंग की बुक्स में भी राइट ऑफ कर दिया हो। रीजनेबल ग्राउंड्स हो कि वो बंदा पैसे लेके भाग गया है, रीजनेबल ग्राउंड्स हो कि वो बंदा पैसे लेके भाग गया है। और मैक्सिमम उतना बैड डेट माइनस कर सकते हैं जितना आपने अपनी अकाउंटिंग की किताबों में रिकॉर्ड किया है। तो 4 शराइतें बैड डेट माइनस करने की। नंबर वन, जल्दी जल्दी, लेट आने वाले जल्दी बैठे। 4 शराइतें बैड डेट माइनस करने की। वो बैड डेट, बात सुनने से, बात सुन, इधर उधर ना बात किया करो। बैड डेट माइनस करने की 4 शराइतें। बैड डेट पास में इनकम में किया हो, नंबर 1। नंबर 2, अकाउंटिंग वालों यानी अकाउंटिंग बुक्स में भी आपने राइट ऑफ कर दिया हो। नंबर 3, रीजनेबल ग्राउंड्स है कि वो बंदा पैसे लेके भाग गया है। और नंबर 4, आपने टैक्स वालों की नजर में सिर्फ उतना ही बैड डेट माइनस करना है जितना अकाउंटिंग वालों की नजर में माइनस किया। क्लियर? अच्छा जी, बैड डेट पास में इनकम में कैसे जाता है? तो मोहतरम, सबसे पहले जब आप कस्टमर को चीजें बेचते हैं तो एंट्री करते हैं डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और फिर वो कस्टमर अगर पैसे आपको देके ना जाए तो फिर आप एंट्री करते हैं बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट। पहले आपने रिसीवेबल रिकॉर्ड किया और सेल अपनी बढ़ा दी, फिर वो बंदा पैसे लेके भाग गया, आपने अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, ये डेबिट से मुराद एक्सपेंस है, और रिसीवेबल को कम कर दिया। तो बैड डेट देखें पास में इनकम में गया, तो ये मुराद है इससे। ठीक है जी। अ पर्सन शैल बी अलाउड अ डिडक्शन फॉर अ बैड डेट इन अ टैक्स ईयर इफ द फॉलोइंग शराइत आर सेटिस्फाइड। The bad debt was previously included in person's income from business. इनकम फ्रॉम बिजनेस से मुराद है यानी उसकी सेल में जा चुका है। सेल समझ लें, प्रीवियसली इंक्लूडेड इन सेल। तो पहली शर्त ये, बैड डेट पास में सेल में जा चुका हो। दूसरी शर्त, पॉइंट 2 छोड़ें, बी, द डेट पूरे 10 रुपए और अ पार्ट ऑफ डेट, ये जितने भी 7-8 रुपए, इज रिटर्न ऑफ इन द अकाउंट्स ऑफ द पर्सन इन द ईयर। तो वो बैड डेट आप अपनी किताबों में माइनस कर चुके हों, और रीजनेबल ग्राउंड्स हो कि वो बंदा पैसे लेके भाग गया है। और आखिरी शर्त अगले सफे पे, पॉइंट 2, द बैड डेट डिडक्शन फॉर अ टैक्स ईयर, द बैड डेट डिडक्शन फॉर अ टैक्स ईयर शैल नॉट एक्सीड द बैड डेट रिटर्न ऑफ इन अकाउंट्स ऑफ द पर्सन। बैड डेट डिडक्शन अकाउंट्स वाले बैड डेट से एक्सीड नहीं करेगी। अकाउंट्स में जितने बैड डेट है, अकाउंटिंग से क्या मुराद है? अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट एंड लॉस, तो जितने अकाउंटिंग वालों ने पीएनएल में डाला है उससे ज्यादा बैड डेट आप माइनस नहीं कर सकते, मैक्सिमम उतनी बैड डेट माइनस कर सकते हैं। ओके, तो ये 4 शराइत क्या हो गई? जल्दी बैठे, 4 शराइत सुन लो भाई, लेट आने वाले 4 शराइत सुन लो। बैड डेट माइनस करने की 4 शराइत हैं। नंबर 1, पास में इनकम में जा चुका हो। नंबर 2, बोले 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 बोले, अकाउंटिंग की किताबों में भी बैड डेट रिकॉर्ड कर दिया। नंबर 3, हाँ, क्या कहते हैं, रीजनेबल ग्राउंड्स होकर बंदा पैसे लेके भाग गया। नंबर 4, सिर्फ उतना बैड डेट माइनस कर सकते हैं जितना अकाउंटिंग की किताबों में माइनस कर लिया, उससे ज्यादा बैड डेट माइनस नहीं कर सकते। चलें अगले सफे पे आए, पेज 144, एग्जाम्पल 1। अच्छा, एक चीज छोटी सी कल रहेगी थी, मैं फिर इसकी तरफ आता हूँ। एक ही दफा जगह बना दें जरा, एक ही दफा बना दें, और उधर हो जाए, एक ही दफा बना दें। ओके, सेक्शन 28 में एक चीज रहेगी थी, पेज नंबर 147, पेज नंबर 147, ये थर्ड रो में भी जगह बना दें, थर्ड रो में। जल्दी 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 जरा। अच्छा मोहतरम, एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि, अगली रो में आ जाएं, कि रेंटल माइनस करने की इजाजत है। एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, जल्दी 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 सेट हो बैठे।
अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, अगर कोई एसेट लीज पे लें तो उसका रेंट माइनस करने की इजाजत है। अच्छा, यहां पे ना एक ना लोगों ने गड़बड़ शुरू कर दी थी। गड़बड़ ये शुरू कर दी थी कि उन्होंने ना कार परचेज नहीं की, क्योंकि आपको पता है अगर कार परचेज करें 25 लाख से ऊपर की, यानी अगर आप 60 लाख की कार परचेज करें, तो शायद आपको याद हो हमने पढ़ा था कि अगर कार परचेज की 60 लाख से ऊपर, एक मिनट इधर अटेंटिव रहें, अभी इधर देखें, अगर हमने कार परचेज की 25 लाख से ऊपर यानी 60 लाख की हमने कार परचेज की, तो आपको पता है परचेज जो गाड़ी होती है उसको डिप्रिशिएट करते हैं। तो डिप्रिसिएशन आपको याद होगा, शायद मैंने बात की थी, डिप्रिसिएशन जो है वो माइनस करने की इजाजत है सिर्फ 25 लाख की गाड़ी पे। तो अगर आपने 6 मिलियन की गाड़ी खरीदी है तो 2.5 मिलियन इसकी कॉस्ट लेंगे और डिप्रिशिएट भी 2.5 मिलियन को ही करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब लोगों को ये पता चला कि गाड़ी खरीदेंगे तो गाड़ी खरीद के जो है वो हम माइनस करेंगे कितनी डिप्रिसिएशन, 60 लाख की गाड़ी खरीदेंगे और 25 लाख की डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने कहा परचेज छोड़ो, गाड़ी लीज पे ले लो, गाड़ी लीज पे ले लो। अब मिसाल देता हूं, वैसे तो आप लीज में थोड़ा इंटरेस्ट भी पे करते हैं, लेकिन फिलहाल तरह इंटरेस्ट को इग्नोर करें। आप 6 मिलियन की गाड़ी है, आपने बैंक से कहा मुझे लीज पे दो, बैंक ने कहा 6 सालों में आप 1-1 मिलियन दे दो। अब आप पहले साल 1 मिलियन रेंट दे रहे हैं, दूसरे साल 1 मिलियन रेंट दे रहे हैं, बताएं फौरन पैसे देके खरीदी या किराया देके खरीद, किराया देके ले रहे हैं, फिर अगले साल किराया दिया, फिर अगले साल किराया दिया। अब आपने करते करते 6 सालों में 6 मिलियन किराया रिकॉर्ड करके हर साल का मुझे 1-1 मिलियन किराया रिकॉर्ड करने दो। तो लॉ मेकर ने कहा ये तुम लोगों ने 2 नंबरी शुरू की है, यानी जब मैंने रूल बनाया कि गाड़ी खरीदो 25 लाख से ऊपर की नहीं, तो तुम लोगों ने ये सोचा कि हम गाड़ी लीज पे ले लेते हैं 25 लाख से ऊपर की। खरीदी हुई गाड़ी को डेप्रिशिएट किया जाता है और लीज पे ली हुई गाड़ी का आपको पता है रेंट माइनस करने की जाती होती है। रेंट पे सेक्शन 28 जो कल पढ़े थे, पेज 147, रेंट पेड बाय बिजनेसमैन टू बैंक। तो लीज वाली गाड़ी का क्या माइनस करने की जाता है, रेंट। लेकिन मोहतरम अगर आप लीज पे गाड़ी ले लें तो फिर याद रखिएगा आपको यहां भी 25 लाख रेंटल माइनस करने की इजाजत है। यानी पहले साल आपने 1 मिलियन रेंटल पे किया, माइनस कर लें, दूसरे साल 1 मिलियन रेंटल पे किया, माइनस कर लें, तीसरे साल जब आपने 1 मिलियन रेंटल पे किया तो सिर्फ 5 लाख माइनस करें, और अगले साल अगर आपने रेंटल पे किया तो आप कुछ भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो अगर आपने गाड़ी 25 लाख से ऊपर वाली लीज पे ले ली है तो फिर भी कितना रेंटल माइनस करने की इजाजत है, 25 लाख। और अगर आपने 25 लाख से ऊपर वाली गाड़ी खरीद ली है तो फिर कितने डिडक्शन माइनस करने की इजाजत है, 25 लाख। दोनों में एक ही बात है। और याद है ये गाड़ी कौन सी थी जो राइज ने सरासिफ को दी हुई थी, डेवो बस वाली बात नहीं थी ये। फॉर अ डिडक्शन ऑफ लीज रेंटल, फॉर डिडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ व्हीकल, कौन सी वाली, नॉट प्लाइंग फॉर हायर, ब्रैकेट नॉट प्लाइंग फॉर हायर, कौन सी, नॉट प्लाइंग फॉर हायर, प्लाइंग फॉर हायर नहीं, डेवो बसों की बात नहीं हो रही डेवो बसों की बात नहीं हो रही। फॉर रिडक्शन ऑफ लीज रेंटल द कॉस्ट ऑफ व्हीकल शैल नॉट एक्सीड 25 लाख और अगर बढ़ गई हाँ तो लिख लें मैक्सिमम 25 लाख तक रेंटल माइनस करने की इजाजत है, मैक्सिमम 25 लाख तक रेंटल माइनस करने की इजाजत है। और उधर क्या लिखा था, मैक्सिमम 25 लाख को डेप्रिशिएट करने की इजाजत है, और इधर क्या लिखा, मैक्सिमम 25 लाख तक रेंटल माइनस करने की इजाजत है जी। उसमें पहले साल 1 मिलियन माइनस कर दो, दूसरे साल 1 मिलियन, तीसरे साल 5 लाख, फिर 1-1 मिलियन कर दो। ओके आ जाए जी वापस, ये पॉइंट कल रह गया था। ओके A person shall be okay, sorry, page 144, example 1, Metro Cash and Carry sold goods to a customer for ₹10 on credit and later on the debt was proved to be bad. Debtor debit sale credit, bad debit debtor credit, clear। कस्टमर को आपने चीजें बेची, कहां रिकॉर्ड की, सेल में, बाद में कस्टमर पैसे लेके भाग गया, आपने उसको बैड डेट में डाल दिया। एज द बैड डेट वाज प्रीवियसली इंक्लूडेड इन इनकम, देखें एज द बैड डेट वाज प्रीवियसली इंक्लूडेड इन इनकम, जैसे कि बैड डेट पहले इनकम में चला गया था, सो बैड डेट शैल बी अलाउड एज रिडक्शन, बैड डेट खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है। लेकिन एक ऐसा सिनेरियो ज़हन में लाएं जहां बैड डेट पास में इनकम में ना गया हो, ऐसा भी हो सकता है जी, बिल्कुल। मेट्रो कैश एंड कैरी प्रोवाइडेड लोन ऑफ 6 to one of its एम्प्लॉय, आगे पढ़े, आगे ना दिखे और स्क्रीन पे भी ना दिखे। मेट्रो ने अपने एम्प्लॉय को लोन दिया, सोचें क्या एंट्री करेंगे, एम्प्लॉय को लोन दिया, लोन रिसीवेबल डेबिट, वो तो बैंक से लोन लेते हैं तो एंट्री होती है ना, कैश डेबिट लोन क्रेडिट,
लेकिन अगर किसी को लोन दें तो क्या एंट्री होती है? लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। तो मेट्रो वाले हैं, जनरल स्टोर है मिसाल के तौर पे, या होलसेल की इनकी दुकान है, इन्होंने अपने एम्प्लॉय को लोन दिया। एम्प्लॉय ने आगे कहा यार ओनर मेरी शादी है, उन्होंने कहा कितने पैसे चाहिए? एम्प्लॉय ने कहा जितने आप दे सकते हैं। उन्होंने कहा 6 रुपये मेरी तरफ से उधार वापस कर देना शादी के बाद। मेट्रो कैश एंड कैरी प्रोवाइड लोन ऑफ ₹6 टू वन ऑफ इट्स एम्प्लॉय एंड लेटर ऑन उसको उस दिन से एम्प्लॉय नजर नहीं आ रहा जिसने से 6 रुपये लिए हैं, उस दिन से नजर नहीं आ रहा, भाग गया। लोग कहते हैं जी वो अपने गांव में भी नहीं मिलता, पता नहीं किधर चला गया। एंड लेटर ऑन एम्प्लॉय रन अवे विद द मनी। तो जी उधार जब दिया होगा क्या एंट्री की होगी? जब रीजनेबल ग्राउंड्स अवेलेबल हो गए होंगे कि अब ये बंदा नहीं मिल सकता तो क्या एंट्री की होगी? बैड डेट डेबिट। लेकिन मोहतरम इस एंट्री की देखें ना, बाय डिफॉल्ट ये नेचर है कि ये पास में इनकम में नहीं गई, ये पास्ट में इनकम में नहीं गई। अब क्या करें? अब मोहतरम एक शर्त पूरी हो रही है कि बैड डेट अकाउंटिंग, एक शर्त पूरी हो रही है कि बैड डेट अकाउंटिंग के बुक्स में राइट ऑफ हो गया, ये अकाउंटिंग के बुक्स में मैंने एंट्री की है। दूसरी शर्त भी पूरी हो रही है, जितना बैड डेट अकाउंटिंग के बुक्स में राइट ऑफ हुआ है उतना ही टैक्स वाले तो माइनस करने देना चाहिए इनको। और तीसरी शर्त भी पूरी हो रही है, रीजनेबल ग्राउंड से कि वो बंदा नहीं मिल सकता। लेकिन चौथी शर्त यहाँ वायलेट हो रही है, पास्ट में ये लोन इनकम में नहीं गया। तो पास्ट में जब ये लोन इनकम में नहीं गया, इसका मतलब है ये बैड डेट माइनस करने की इजाजत नहीं है। वैसे लोग इस पर एतराज करते हैं, बड़ा जेन्युइन सा बैड डेट है बेचारे बिजनेसमैन का, और एम्प्लॉय को लोन उसने गुड फेथ में दे दिया था, लेकिन बहरहाल लॉ मेकर कह रहा है ये खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है। एज द डेट वॉज नॉट प्रीवियसली इंक्लूडेड इन इनकम, क्योंकि बैड डेट देखे ना इनकम में गया ही नहीं, ये एंट्री ही इस तरह नहीं होती कि पिछले साल सेल रिकॉर्ड हुई हो। क्योंकि बैड डेट पिछले साल इनकम में नहीं गया, सो बैड डेट शिल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। बैड डेट खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है। ओके नेक्स्ट जी। अच्छा लेकिन इस सिनेरियो में ना एक इदारे को बैड डेट माइनस करने की इजाजत है और वो बैंक है। वो आपको शायद समझ आ गई हो बात। इस सिनेरियो में भी, ये जो मैं भी पढ़ाने लगा हूं, इस सिनेरियो में भी यानी कि एम्प्लॉय को लोन दिया और एम्प्लॉय लोन लेके भाग गया, तो ऐसे सिनेरियो में सिर्फ एक इदारा ऐसा है जिसको ये माइनस करने की इजाजत है। वो इदारा कौन सा होगा? बैंक। क्योंकि बैंक का काम ही सारे लोगों को लोन देना है। तो अगर अपने एम्प्लॉय को लोन दे दे तो असल में बैंक जब सारे लोगों को लोन देते हैं ना, तो वो लोग लोन लेके भाग जाएं तो वो बैड डेट माइनस करने की इजाजत होती है, क्योंकि बैंक का तो काम ही लोगों को लोन देना है। बैंक के लिए तो रोजाना ये कॉमन सी बात है कि लोगों को बैंक ने लोन दिया था, लोग पैसे लेके भाग गए। तो अगर एम्प्लॉय को लोन दे तो एम्प्लॉय भी पैसे लेके भाग गए, तो बैंक कहेगा होता रहता है मेरे साथ। क्या कहेगा? होता रहता है मेरे साथ। आदत होगी अब तो मुझे, अब तो फील भी नहीं होता। अजीब है। अच्छा जी, एमसीबी प्रोवाइडेड लोन टू, अब तो आदत सी होगी है टेस्ट ना देने की, तो ना दे तो कुछ फील भी नहीं होता। एमसीबी प्रोवाइडेड लोन टू वन ऑफ इट्स कस्टमर ऑफ ₹6 एंड लेटर ऑन द डेट प्रूव टू बी, लेकिन भाई ये इदारे का नाम एमसीबी है ना, ये तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसलिए ऑल्दो द डेट इज नॉट प्रीवियसली इंक्लूडेड इन इनकम। देखें ऑल्दो पास में इनकम में नहीं गया। देखें जब मैं देखें का कह रहा होता तो मतलब होता है कि मुंह को ऐसे करना है। देखें दो के पास्ट में इनकम में नहीं गया, लेकिन बट सब आपको पता है हर जगह आ जाते हैं। बट स्टिल अलाउड एज डिडक्शन बिकॉज द लोन प्रोवाइडर इज अ, सो डन डना डन। आ जाएंगे पिछले सफे पे। पॉइंट 2 पढ़ ले। ये पॉइंट 2 है ना, ये है इन द बुक्स ऑफ बैंक या इन द बुक्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बुक्स ऑफ बैंक यानी बैंक की किताबों में ये एडजस्टमेंट होगी, ये हर बिजनेसमैन के लिए नहीं है। A person shall be allowed reduction for bad debt in a tax year if the following conditions are satisfied. The debt was for a money से मुराद है लोन मनी लिख लें, लोन मनी for a loan lent by a bank in deriving income from business. बैंक ने लोन दिया हुआ इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाने के लिए। ये डिराइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस पता नहीं क्यों इस साइड पे चला गया। लोन देने का मकसद होता है इंटरेस्ट कमाना, तो वो बता रहा है बस डिराइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस। बस इतना सा वैसे काफी था। ये अगली बात ऐसे कंफ्यूज भी करती है। तो इन द बुक्स ऑफ बैंक फॉर अ मनी लेंट बाय, जो पैसे आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने उधार दिए हैं, बाद में वो बंदा लेके भाग गया, तो ये बैड डेट माइनस करने की इजाजत है। वैसे ये उधार दिया क्यों था? बैंक ने सोचा था उधार देंगे, उधार से इंटरेस्ट कमाएंगे, लेकिन इंटरेस्ट क्या कमाना था? वो बंदा पैसे ही लेके भाग गया। इन डिराइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस को ब्रैकेट में आप ले सकते हैं क्योंकि मेन बात इससे पहले हुई है। ओके हर गए अगले सफे पे आए। पॉइंट 3 बैड डेट रिकवरी। बैड डेट रिकवरी हमारी मेन डिस्कशन शुरू होने लगी है। अच्छा इससे पहले ना जरा एक बात बता दें, कल आपसे जाते की थी, बहुत कोशिश की थी कि लेक्चर में कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ा दिया जाए, लेकिन आप लोगों का प्रोग्राम ही नहीं था कल,
तो पेज 136 के टॉप पे आ जाएं। आप लोग गमगीन भी हुए थे क्योंकि आप लोग 1.5 घंटा प्लान करके बैठे थे और जब सुनने पे आए तो 15 मिनट पहले फ्री हो गए। अच्छा जी, फॉलोइंग फॉर्मेट इज टू बी यूज्ड इन द टेक्स्ट न्यूमेरिकल फॉर फिक्स्ड एसेट या फॉर बाकी एडजस्टमेंट्स भी समझ लें। हाँ जी, कौन सा पेज है? 136। अच्छा एक बात बताइएगा, अकाउंटिंग वालों की डिप्रिसिएशन और अकाउंटिंग वालों का लॉस प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या हो चुका होता है? लेस हो चुका होता है, यानी अकाउंटिंग वालों के खर्चे लेस हो चुके होते हैं। तो अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन को या अकाउंटिंग वाले लॉस को सही करने के लिए क्या करते हैं? ऐड करते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, टैक्स वाले कहेंगे इसको आपने हमारे कहने पर रिवर्स कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब हम आपको रिकॉर्ड करने देंगे। टैक्स वाले कौन सा वाली डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने देंगे? जरा सोच के बताएं। टैक्स रूल्स वाली। और टैक्स वाले कौन सा वाला लॉस माइनस करने देंगे? टैक्स रूल्स वाला। तो देखिएगा, अकाउंटिंग डिप्रिसिएशंस ऐड होती हैं और टैक्स वालों की डिप्रिसिएशंस लेस होती हैं। अच्छा, अकाउंटिंग लॉसेस खर्चा होने की वजह से ऐड होते हैं और टैक्स वालों के लॉसेस। अच्छा, आप थोड़ी सी गेन्स की बात करें। सोचिए जरा, अकाउंटिंग वालों का गेन कैसे उल्टाना है, मैं बात करना चाह रहा था। अच्छा कोई मसला नहीं। अकाउंटिंग वालों का गेन कैसे उल्टाना है, सोचें जरा। अकाउंटिंग वालों का गेन कैसे उल्टाना है? एक्सेलेंट। अकाउंटिंग वालों का गेन प्रॉफिट तक क्या हो चुका होगा? ऐड हो चुका। आए में तो मुंह हिला लें। अकाउंटिंग वालों का गेन प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या हो चुका होगा? ऐड। अकाउंटिंग वालों का गेन कैसे उल्टाएं? लेस करके। और टैक्स वालों का गेन ऐड करके। तो क्या यहां पे खड़े होके मैं इस नतीजे पे पहुंच सकता हूं कि अकाउंटिंग वालों के खर्चे अगर उनमें कोई मसला हो वो ऐड करते हैं और टैक्स वाले जो खर्चे चाह रहे होते हैं वो लेस करते हैं? और क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि अकाउंटिंग वालों के गेन्स लेस करके उल्टाते हैं और टैक्स वालों के गेन्स ऐड करके रिकॉर्ड करते हैं? आई रिपीट, क्या मैं यहां पे खड़े होकर ये कह सकता हूं कि प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों के खर्चे माइनस हो चुके होते हैं, वो ऐड करने होते हैं, और टैक्स वालों के खर्चे लेस करने होते हैं? और प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों के गेन्स ऐड हो चुके होते हैं, वो लेस करने होते हैं, और टैक्स वालों के गेन रिकॉर्ड नहीं हुए होते, वो रिकॉर्ड करने होते हैं। क्लियर? तो बता दें जी, अकाउंटिंग वालों का लॉस या डेप्रिसिएशन क्या करनी है? ऐड। और टैक्स वालों का गेन, सॉरी अकाउंटिंग वालों का गेन लेस। तो अकाउंटिंग वालों के खर्चे ऐड और अकाउंटिंग वालों की इनकम्स लेस। अगर करने की जरूरत पड़े, जरूरी नहीं हर खर्चे के साथ ही ऐसा कर रहे हो। मिसाल के तौर पे देखिए, हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, एक दिन आप लोग तैयार होकर आए हुए थे, उस दिन हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। उन न्यूमेरिकल्स निकालने की जरूरत नहीं, उन न्यूमेरिकल्स में हमने क्या किया था? पेज 192 पेज 192 के ऊपर हमने किया था कि सैलरीज को हमने कुछ भी नहीं किया था। असल में सैलरीज बिजनेस का नॉर्मल सा खर्चा है, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए माइनस हो चुका था। हमने कहा था खैर है, माइनस हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन प्रॉफिट तक पहुंचते हुए डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी हुई थी, वो हमने कहा था ये तो अकाउंटिंग रूल्स वाली है, इसलिए सब्सिट्यूशन को क्या कर दिया था? ऐड कर दिया था। तो जरूरी नहीं कि सारे खर्चे ही ऐड करने हो, जिन खर्चों में मसला है उन्हें ऐड करना पड़। बहुत शर्माते हैं आप लोग, जाएं क्लास से, ना बोलते हैं ना। अच्छा कहीं और चले जाएं। अच्छा, पेज नंबर 144, एग्जांपल 1, a churrer has disclosed accounting profit of, पेज नंबर 144, a manufacturer has disclosed accounting profit of 6 लाख for tax year 2011. This is arrived at by deducting bad debt of, इस तक आते हुए कितने बैड डेट? पेज नंबर कौन सा है? 144, जल्दी निकालो यार। 144, a manufacturer has disclosed accounting profit of 6 लाख, इस तक आते हुए बैड डेट कितने माइनस हो चुके हैं? मुझे बताइए, इस तक आते हुए जो बैड डेट माइनस हुए होंगे वो अकाउंटिंग रूल्स वाले होंगे या टैक्स रूल्स वाले? अकाउंटिंग रूल्स वाले होंगे। तो अकाउंटिंग वालों ने कितने बैड डेट माइनस कर दिए? 2 लाख। हाउएवर कमिश्नर अलाउड ओनली 1,80,000। असल में ना कई दफा ये डिस्प्यूट भी आ जाता है, हम कहते हैं यार वो बंदा 2 लाख लेके भागा है, कमिश्नर कहते हैं मारो तुझे 2 लाख लेके भागा है, मेरे ख्याल से 1,80,000 लेके भागा है, रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं लग रहे तेरी बात में, तो मेरे ख्याल से इतने ज्यादा लेके नहीं भागा। तो उसको बिल्कुल उसी तरह ट्रीट करें, खर्चों की तरह। ये माना कि ये डेप्रिसिएशन नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट उस तरह कर लें। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन क्या हो चुकी होगी? माइनस हो चुकी होगी, उसे क्या कर दें? ऐड कर दें। इसकी जगह किसके डिडक्शन माइनस कर दें? टैक्स वालों की। तो बताएं खर्चों का रूल, बताएं खर्चों का रूल। खर्चे, अकाउंटिंग वाले खर्चे उल्टाने हो तो
ऐड करते हैं और टैक्स वालों के खर्चे रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग वालों की चीजें उल्टानी होती हैं, टैक्स वालों की चीजें रिकॉर्ड करनी होती हैं। ये बेसिक रूल याद रखिए, अकाउंटिंग वालों की चीजें उल्टानी होती हैं, टैक्स वालों की चीजें रिकॉर्ड करनी होती है। तो बैड डेट भी खर्चा है, डेप्रिसिएशन भी खर्चा है, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, दोनों खर्चों की नेचर में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन दोनों हैं तो खर्चे ना। साथ साले को प्यार से कहें, दोनों हैं तो खर्चे ना। कहते हैं दोनों हैं तो खर्चे ना। तो अगर दोनों हैं तो खर्चे ना तो क्या करें, जो डेप्रिसिएशन के साथ कर रहे थे वही इसके साथ कर दें। तो इसको सॉल्व करते हैं जी। शर्म नहीं आती साथ वाले को, नीचे देख रहे हैं, शर्म नहीं आती। अच्छा जी, प्रॉफिट कितने, 6 लाख। हाँ, कहीं आंसर जो है वो 10 सफे आगे होते हैं, वहां पहुंचे होते हैं, तो यहाँ जो नीचे है वो क्यों इसमें नजर पड़नी हमारी। अच्छा जी, बताएं जी, अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट, इनकम फ्रॉम बिजनेस निकाल रहा हूं मैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना जी, 6 लाख रुपीज इन 1000 में कर रहा हूं मैं। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए, प्रॉफिट तक आते आते कितना बैड डेट माइनस हो चुका है, 2 लाख। उसको क्या कर दें, ऐड कर दें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन की तरह, अकाउंटिंग बैड डेट कितना, 2 लाख। यह उदास हुआ है, इसको चला दूं। अच्छा, उदास ही रहने दें, हाथ धोगी। हाउएवर कमिश्नर का सी बड़ा करें, पेपर में भी सी बड़ा लिखना है आपने। हाउएवर कमिश्नर अलाउड ओनली 1,80,000 एज बैड। कमिश्नर ने 1,80,000 खर्चे के तौर पे माइनस करने दिया जी। अकाउंटिंग वाले, अच्छा दोनों को डिफरेंस नहीं निकाला करना, 20,000 से हम कुछ करते नहीं, बस इसी तरह चलना है। अकाउंटिंग वालों का खर्चा उल्टा दिया ऐड करके, और टैक्स वालों का खर्चा, टैक्स डेप्रिसिएशन या टैक्स वालों का बैड डेट, टैक्स, चुप रहे, टैक्स वालों का बैड डेट कितना है जी, 180। लो जी, प्रॉफिट शूट अप करके किस पे पहुंच गए, 6,20,000 पे। हम समझ रहे थे 600 पे टैक्स देंगे, लेकिन वे चीते टैक्स किस पे देना पड़ा, 6,20,000 पे। हीरे, घर वाले कह रहे होते हैं मेरा चांद, और इधर आके टैक्स नहीं दे रहा होता। चलें आगे चलें। कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 1 से कंटिन्यू करें। इन अब पेपर में कहेंगे होते मैं कीता नहीं। Continuing from question 1, in tax year 2012, he disclosed rupees 7 lakh as accounting profit. जी, ये साल कौन सा था, 2011। अब कौन सा साल शुरू होने लगे जी, बोले भाई। अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट क्या आया, ना कैमरा उधर ना लेके जो बुक्स इनके पास घरों में पड़ी है। अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट कितना आया है, 7 लाख। इस तक पहुंचते पहुंचते He disclosed 7 lakh as accounting profit। इस तक पहुंचते पहुंचते 25,000 रिकवरी पिछले साल वाला डेटर, जो हम कह रहे थे 2 लाख लेके भागे, रशीद था पैसे लेके भाग गया था, हम कह रहे थे 2 लाख लेके भागे, लेकिन टैक्स वाले कह रहे थे नहीं 180 लेके भागे। उसने कहा तुम लड़ाई छोड़ो, मेरी तरफ से 25 लो, मैं 25,000 देता हूं। क्लियर। हम क्या कह रहे थे, रशीद कितने लेके भागे, 2 लाख। कमिश्नर का कह रहा था रशीद कितने लेके भागे, 180। रशीद देख रहा था ये दोनों लड़ रहे हैं मेरे बारे में। रशीद अगले साल आया, ये लो 25,000 वापस करता हूं, ये लो कितने वापस करता हूं, 25,000 वापस करता हूं। अकाउंटिंग वाले टीचर ने क्या एंट्री की होगी, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, या बैड डेट रिकवरी इनकम भी टीचर नाम रखवाते थे। वैसे बहरहाल उससे क्या फर्क पड़ता है, बैड डेट रिकवरी इनकम नाम रखें, जो मर्जी नाम रखें, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। तो अकाउंटिंग वाले टीचर ने इसको इनकम में डलवा दिया होगा। अच्छा, ये क्यों लिखा हुआ था ऊपर, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए माइनस हो चुका है बैड डेट, और इधर लिखा हुआ था 7 लाख में पड़ा है 25। यार जाहिर बात है खर्चे माइनस हो गए होते हैं, तो अकाउंटिंग वालों के खर्चे माइनस हो गए होते हैं, इसलिए उसने लॉस लिखा था दिस इज अराइव्ड एट 6 लाख तक आते आते डिडक्ट हो चुका है खर्चा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ खर्चा नहीं है, यहाँ क्या है, इनकम है। तो इनकम के लिए उसने क्या लॉस लिखा है, डिडक्ट हो चुकी है या शामिल है, शामिल है। अच्छा मोहतरम, मैं ना स्काई ब्लू कलर में आपको बता रहा हूं, ये था अकाउंटिंग वालों का खर्चा, ये है अकाउंटिंग वालों की इनकम, ये है टैक्स वालों का खर्चा। अब मसला ये है सवाल में कि टैक्स वालों की इनकम हमें नहीं पता, टैक्स वालों की इनकम हमें नहीं पता। अब जब टैक्स वालों की इनकम हमें नहीं पता ना, तो टैक्स वालों की इनकम हमने पेपर में खुद निकालनी होगी, यानी टैक्स वाले भी तो कोई राय रखेंगे ना। अच्छा, जब वो बंदा पैसे लेके भागा था, तो हम अकाउंटिंग वालों ने क्या कहा था, कितने लेके भागा है, 2 लाख। जब वो बंदा पैसे लेके भागा, तो कमिश्नर ने क्या कहा, कितने लेके भागा है, 1,80,000। जब वो लेके आया, तो हम अकाउंटिंग वालों ने क्या कहा, कितने लेके आया, 25। अब टैक्स वालों से पूछा, अब तुम्हारी क्या राय है, अब तुम तो नहीं तो झूठ बोलोगे कि ये 25 नहीं लेके आया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये 25 नहीं लेके आया। हमने कहा चुप, उन्होंने कहा नहीं हम बताते हैं,
हम बताते हैं। तो आपको पता है टैक्स वालों का गेन निकालने के बड़े डिफरेंट तरीके होते थे। टैक्स वालों का गेन कभी हम गाड़ी के ऊपर निकाल रहे थे 25 लाख से ऊपर वाली बड़ी अजीब सी कैलकुलेशन करते थे। अगर बिल्डिंग की कंसिडरेशन कॉस्ट से बढ़ जाती थी और गेन निकाल रहे थे बड़ी अजीब सी कैलकुलेशन करते थे। अब अकाउंटिंग वालों का खर्चा भी गिवन है, अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम भी गिवन है, उसमें तो कोई मसला नहीं। टैक्स वालों का खर्चा गिवन है, लेकिन टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम सवाल में मिसिंग है। वो हम पेपर में फॉर्मूले से निकाला करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं किसी फॉर्मूले की तरफ जाऊं, एक काम मैं पहले करूंगा, वो ये करूंगा अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम उल्टानी है। उससे पहले हमें काम करना पड़ेगा अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम। अब उल्टाने के लिए साइन कौन सा है वो भी काफी देर पहले डिस्कशन हो गया आपसे। उल्टाने के लिए साइन जरा सोचें, इनकम्स उल्टाने के लिए क्या साइन हो सकता है? इनकम्स उल्टाने के लिए लेस का साइन यूज होगा। तो बोले प्रॉफिट में क्या पड़ा, प्रॉफिट में क्या पड़ा, माइनस नहीं हुआ, प्रॉफिट में क्या पड़ा है, कितना पड़ा है 25। तो प्रॉफिट तक पहुंचते पहुंचते ये 25 रिकवरी इनकम क्या हो चुकी है, ऐड। तो इसको क्या कर दें, इनकम में पड़ी है तो इसको लेस कर दें। पहले तो 25,000 को मक्खन में से बाल की तरह निकाल दें, फिर देखते हैं टैक्स वालों ने कितनी शक्कर डलवानी है। नाश्ता नहीं किया हो ना, मक्खन में से बाल की तरह 25,000 को निकालें, फिर देखते हैं टैक्स वालों ने कितनी शक्कर डलवानी है। उल्टाएं जी, लेस किनके वाला बैड डेट रिकवरी इनकम, अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम। ये उल्टा दी। ये इससे पहले मैंने काम कर लिया कि मैं टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम निकालूं। अच्छा जी, ऊपर वाले सवाल में क्यों नहीं मसला हुआ था कोई वर्किंग करने का? इसलिए कि अकाउंटिंग वालों का खर्चा भी गिवन था और इधर देखें, इधर और इधर अकाउंटिंग वालों की इनकम तो गिवन है, लेकिन टैक्स वालों की इनकम गिवन। अब टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम निकालने का एक अजीब सा फॉर्मूला है। टैक्स वालों की बैड डेट, जैसे टैक्स वालों का गेन लॉस निकालते थे फिक्स एसेट बिकने पे, अजीब सी बात हो रही होती थी, आप अकेले में जाके शर्मिंदा हो रहे होते थे ये किस तरह गेन लॉस निकाल रहे हैं। तो अब मोहतरम हम वर्किंग करने लगे हैं। वर्किंग नंबर 2-3 बंदे ले आए क्योंकि वो वर्किंग देखते रहे, बड़ी इंपॉर्टेंट वर्किंग है। तू ऐसे खलो जा, वर्किंग हो रही है। टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम, टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम, ये अब हम निकालने लगे। ओके, डिस्ट्रैक्शन हो रही है, ये लो। अच्छा, टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम, इसका एक अजीब सा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बाहर आने लगा है। शर्मा रहे यार, तो शर्माया ना कर इतना। अच्छा जी, ये हंसी के आफ्टर शॉक्स होते हैं। अच्छा जी, पहले तो मुझे बताएं बैड डेट रिकवर्ड कितना है सवाल के मुताबिक। रिकवर्ड, रिकवर्ड इस साल हुआ है, पिछले साल रिकवर हुआ था, इस साल हुआ है। रिकवर्ड कितना है? 25,000। अच्छा जी, अभी लेस के साइन को छोड़ें, मुझे बताएं एक्चुअल बैड डेट कितना था? एक्चुअल बैड डेट, एक्चुअल बैड डेट कितना था? एक्चुअल बैड डेट कितना था? 2 लाख। वो बंदा पैसे लेके भागा था 2 लाख। क्लियर? एक्चुअल बैड डेट कितना था जी? 2 लाख। लेस, अजीब सा फॉर्मूला बन रहा है, प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन। प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन, बताएं ये प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन कितना था? हमारा साल कौन सा है? 12। प्रीवियसली का क्या मतलब है? 11। प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन, प्रीवियसली अलाउड एज खर्चा, प्रीवियसली अलाउड एज खर्चा, या इधर से भी नजर आ रहा है वैसे। प्रीवियसली अलाउड एज खर्चा कितना था? 180। क्लियर? अच्छा, अब 200 में से 180 को क्या करना है? अजीब सा फॉर्मूला है, 200 में से 180 को लेस करना है। अच्छा, क्या जवाब आएगा? एक 25 में से 20 को क्या करना है? लेस करना है। क्या जवाब आया? ये 5 क्या है? बोले ये 5 क्या है? टैक्स वालों की नजर में बैड डेट रिकवरी। अकाउंटिंग वालों की नजर में कितनी थी? 25। टैक्स वालों की नजर में कितनी आ गई? 5। मुझे बता दें टैक्स वालों की इनकम्स, टैक्स वालों के गेन्स रिकॉर्ड करने होते हैं या रिवर्स? रिकॉर्ड करने होते हैं रिवर्स। टैक्स वालों की इनकम्स, टैक्स वालों के गेन्स रिकॉर्ड करने होते हैं या रिवर्स? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड किस साइन के साथ?
प्लस के साइन के साथ। मैं इसलिए तुझे पास आके पूछ लिया, तेरे मास्क पहना हुआ था। अच्छा तो क्या करने होते हैं, बोले रिकॉर्ड करने होते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए ऐड करेंगे, लेवल चेक करें ए का, ये जज्बाती हो गया है। टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम, 25 ने गुरी मारी 5 को। भाई तू कहां से आ गया? पाने का चुप, तो बड़ी मुश्किल से आया हूं, शुक्र कर आ गया हूं। ओके चलें जी, जवाब 680। अच्छा यार, इस सारी कैलकुलेशन की ना एक लॉजिक है, वो लॉजिक जरा देख लें, लॉजिक देख लें इस कैलकुलेशन की। लॉजिक की वैसे जरूरत नहीं है, असल में इस फॉर्मूले की डेरिवेशन आपको बता रहा हूं, ये फॉर्मूला बना क्यों। अकाउंटिंग वाले ने पहले साल खर्चे में कितना डाला, बोले 200। टैक्स वालों ने कितना खर्चे में डाला, 180। देखो इधर अकाउंटिंग, ये वैसे ही कर रहा हूं, इसको नोट नहीं करना आप लोगों ने, इसको डब्बे में ले लेता हूं और एंड पे डब्बा बंद कर देंगे। अकाउंटिंग वालों के ख्याल से पहले खर्चा कितना था, 200। अकाउंटिंग वालों की नजर में पहले साल खर्चा कितना था, 200। टैक्स वालों की नजर में पहले साल खर्चा कितना था, बोले बोले बोले, टैक्स वालों की नजर में पहले साल खर्चा कितना था, पहले साल खर्चा 180। अगले साल अकाउंटिंग वालों की नजर में रिकवर कितना हुआ, रिकवर 25 इनकम। अकाउंटिंग वालों की नजर में अगले साल रिकवर कितना हुआ, 25। टैक्स वालों ने काफी मुश्किल से साइंस मार मूर के क्या कहा कि नहीं कितना रिकवर हुआ है, 5। ये सिर्फ वाहिद फिगर होगी जो आपको वर्किंग से निकालनी पड़ी थी, इसके अलावा बाकी सारी फिगर सवाल में अवेलेबल हुआ करेगी। ठीक है जी। अब अगर मैं यहां खड़ा हूं, यानी 2013 के पहले दिन या 2012 के आखिरी दिन, जो भी आप समझ लें, मैं यहां पे खड़े होके मैं जरा नजर मार रहा हूं, इम्बैलेंस हो गया, चलो अच्छा, यहां पे खड़े होके अगर मैं नजर मार रहा हूं तो मुझे बताएं अकाउंटिंग वालों ने कितना डाला है खर्चे में, ओवरऑल 175। ओवरऑल अकाउंटिंग वालों ने ओवरऑल खर्चे में कितना डाला है, 175। खर्चे में कितना डाला, 200, दे के कितना गया, 25, तो कितना ओवरऑल खर्चे में गया। अच्छा टैक्स वालों ने कितना खर्चे में डाला, 180, कितना खुशी के तौर पे रिकॉर्ड किया, 5, ओवरऑल खर्चा 175। तो असल में पता है वजह क्या थी, असल में वजह ये थी कि हम चाहते ये हैं कि अगर वो बंदा पैसे दे जाए ना, अगर वो बंदा पैसे, तो फिर ये लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए 180 और 200 वाली। ये लड़ाई में कितने रुपए का गैप था, 20 का, और लड़ाई खत्म करते हुए भी कितने रुपए का गैप लाना पड़ेगा। जब ये लड़ाई खत्म करते हुए 20 का गैप लाया, लड़ाई हुई तो कितना गैप आया, 20 का। लड़ाई खत्म करें तो कितना गैप लाएं, 20 का। उधर एक्सपेंसेस में गैप लाए थे, इधर किस में गैप लाएं, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हो जाएगा, निल हो जाएगा। ठीक है। अब अगर दूसरे साल के एंड पे मैं खड़ा होकर पूछता हूं कि ओवरऑल कितना खर्चा हुआ, 175, पता नहीं नेट करना आता है ना चीजों को, ओवरऑल कितना खर्चा हुआ 175, और टैक्स वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ओवरऑल खर्चा 175। तो बहरहाल इस बात को जो है वो इग्नोर करें। मैं साफ कर लूं, आदि जानते इधर उसका मोबाइल है, वो नहीं, उसका कोई फर्क नहीं, सर लॉजिक मिटानी है, और लॉजिक का भी LOGIC मिटाना था। चलो बैठो। अच्छा ये बात तो अपनी जगह थी, इसको छोड़ें, इस फॉर्मूले की क्या रीजन थी। आप बस ये बताएं अकाउंटिंग वाले खर्चे को क्या करना होता है, ऐड। अकाउंटिंग वालों के खर्चे को क्या करना होता है, ऐड, और टैक्स वालों के खर्चे को लेस। क्लियर। नंबर 2, अकाउंटिंग वालों की इनकम को क्या करना होता है, बोल दे, अकाउंटिंग वालों की इनकम को क्या करना होता है, लेस। ये लेस करके इजी मार्क्स ले लेने हैं, फिर 5 के लिए किस में जाने, वर्किंग का फॉर्मूला बता दें क्या है। टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम, ये फॉर्मूला है। बैड डेट रिकवर्ड वो कितने हैं जी, 25। एक्चुअली कितने थे बैड डेट, लेकिन प्रीवियसली माइनस कितने करने दिए थे उन्होंने, 180। नोट कर रशीद, तू भी आज कसम तोड़ दे, नोट कर ले, जल्दी करें जल्दी करें। जल्दी करें, रजिस्टर निकल रहे, कैलकुलेटर हाथों में आ रहे, बॉल पॉइंट्स पकड़ने लगे। आप लोग शो देखने आए हुए थे सुबह के। इस बंदे को कोई बात टीचर के दिल पे लग जाए तो इग्नोर कर दिया करे उसको। अच्छा कितने लोगों को लग रहा होता है तकरीबन सारी बातें मेरे बारे में ही हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7,
ठीक है, फिर इसका मतलब काफी लोगों को लग रहा है ना, एक दो को लग रहा होता तो फिर मसला था। ओके वो तो बता दी ना किसके। अच्छा ओके नहीं नोट करने दो, रजिस्ट्रेशन निकालने में टाइम लग गया था। जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो, भाई अभी निकाल रहे हैं, निकाल लिया। अच्छा जी चलें आगे। आओ जी पढ़ें। पॉइंट 3, where bad debt deduction has been allowed in a tax year। कौन सा साल? 2011 था ना। where bad debt deduction has been allowed in a tax year and in subsequent year, वो कौन सा है? the person recovers any amount। रिकवर कितनी की है यार? 25,000। and the person recovers any amount। वो जो लड़ाई हुई थी अकाउंटिंग और टैक्स वालों की, वो बंदे ने लड़ाई खत्म करवा दी 25,000 देके। यार 25,000 पकड़ो, तुम क्यों लड़ रहे हो? खर्चा 2 लाख है या 1,80,000 है, 25,000 पकड़ो। डिसाइडेड है कि खर्चा 1,75,000 है, ऐसे ही मतलब है ना। लेकिन 1,75,000 कहीं आपको नजर नहीं आ रहा सवाल के अंदर, वो तो मैंने बात कर दी। खर्चा था कितना? 2 लाख, दे के कितना चला गया? 25,000। तो एक्चुअली खर्चा है कितना? 1,75,000। और अभी जो मैंने लॉजिक समझाई थी उनमें दोनों की नजर में खर्चा भी 1,75,000 ही आ रहा था। बहरहाल इसको छोड़े। Where bad debt recovery is greater than the difference between whole of bad and amount previously allowed as, the excess shall be chargeable under that income from in the year in which it is received। सर ये क्या कहा है आपने? अच्छा पढ़ लें इसको, अगले सफे पे आए। भाई यही वाला सवाल कर रहे हैं हम, 7 लाख वाला। मैंने व्हाइट बोर्ड पे 25,000 माइनस किया है, नीचे किया था 5,000 ऐड किया व्हाइट बोर्ड पे भी। यही वाला सवाल कर रहे हैं। अमाउंट रिकवर्ड कितनी है? 25,000। एक्चुअल बैड डेट कितना है? 2 लाख। प्रीवियसली अलाउड रिडक्शन कितना है? 180। अभी 5 आया था, 5 को मैंने इनकम में डाला था, आप सबके सामने इनकम में इसको इंक्लूड किया था। ओके तो इस सवाल को मैं अब उधर से नहीं समझा रहा व्हाइट बोर्ड से, मैं इधर से समझाने लगा हूं। अब ना आप लोगों ने ऐसे आंखें फाड़ के देखते रहना, देखें साथ वाले की आंखें। अच्छा वेयर बैड डेट रिकवरी, बोले ओ भाई खड़े होके देख। वो डर गया ना, नहीं डांटता है, खड़े होके देख। नहीं देख रहा था तू। वेयर बैड डेट रिकवरी is greater than the difference between whole of such bad debt and the amount previously allowed as difference। ये आ गया difference। the excess shall be chargeable under the head income from business in the year in which it was received। where bad debt recovery, पायन बोलो, where bad debt recovery is greater, where bad debt recovery is, ये 25 ग्रेटर है ना, किससे ग्रेटर? डिफरेंस बिटवीन द टू, डिफरेंस बिटवीन होल ऑफ सच बैड डेट एंड अमाउंट्स प्रीवियसली अलाउड एज। where bad debt recovery is greater than the difference between two, the excess shall be chargeable under the head chargeable, ऐड करेंगे under the head income from in the year in which bad debt is recovered। ओके इसको ना जरा बार बार ना रिवाइज करना है। where bad debt recovery is greater than the difference between these two, the excess shall be chargeable under that income from in the year in which it was recovered। एक बार बता दें इंग्लिश में। where bad debt recovery is greater than difference between whole of such bad debt and amount लाले the amount previously allowed as reduction, the excess shall be chargeable under the head income from in the year in which it is recovered। अच्छा यार खुदा ना खास्ता अगर सवाल में कुछ ऐसा सिनेरियो बनता कि, देखते जाइएगा, अगर सवाल में कुछ ऐसा सिनेरियो बनता कि डिस्क्लोज करता प्रॉफिट 7 लाख, ठीक है, और इसमें शामिल होता 13,000 का बैड डेट। सवाल वही चल रहा है, लेकिन 25,000 देके गया 13,000। अब मेरी बात गौर से सुननी है, पहले इजी मार्क्स गेन करें। अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी उल्टाएं, बोले अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी, किसी को याद आ रहा है अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी किस साइन से उल्टाते हैं? पहले तो इजी मार्क्स गेन करें ना। अकाउंटिंग वालों ने इनकम में कितना डाला? टैक्स वाले कहेंगे इनकम से निकालो, मक्खन में बाल निकलने लगा है, देखते रहे सारे बाल निकलने लगा है, बाल निकला।
क्लियर? कबाब में से हड्डी निकल गई, अब बस केचप डालनी है उस पर, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आगे चलेंगे, आगे आगे सोचें आप कि अब एक फॉर्मूला लगाना है हमने। फॉर्मूला आपको पता है बड़ा जबरदस्त किस्म का फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूला नंबर 1 भी कहते हैं। ये फॉर्मूला नंबर 1 है। अमाउंट रिकवर्ड कितनी है? 13,000। आगे बोलें, एक्चुअल अमाउंट ऑफ बैड डेट किसी को याद हो? पिछले सवाल से कंटिन्यू करें ना। एक्चुअल अमाउंट ऑफ बैड डेट 2 लाख, प्रीवियसली अलाउड एज रिडक्शन 180, डिफरेंस 20,000। 13 में से माइनस ही होगा ना, ये देखें ये भी माइनस का साइन है, ये भी माइनस का साइन है। 13 में से माइनस होगा 20, क्या जवाब आ गया? 7,000। क्या जवाब आ गया? 7,000। अब मोहतरम, हम तो समझ रहे थे टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी आएगी, हम तो समझ रहे थे टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी आएगी, वो बाद में स्लैश डाल के लिखना पड़ा। ये तो टैक्स वालों की नजर में भी लॉस आ गया। बैड डेट रिकवरी कहां आई है? तो उल्टा टैक्स वालों की नजर में क्या आ गया? लॉस आ गया। अब इंग्लिश पढ़ते हैं, अपने से बनाते हैं इंग्लिश लॉ में ना जाके पढ़ें। वेयर बैड डेट रिकवरी, वेयर बैड डेट रिकवरी इज लेस देन द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। वेयर बैड डेट रिकवरी इज लेस, 20,000 से लेस है ना। वेयर बैड डेट रिकवरी इज लेस देन द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, द शॉर्टफॉल, बोले प्यार से बुलाएं इसको, द शॉर्टफॉल। ट्राई करो आप भी, मास्क उतार के जरा ट्राई करो। द शॉर्टफॉल, ऊपर कर लो, द शॉर्टफॉल शैल बी अलाउड एज रिडक्शन। ये खर्चे के तौर में माइनस करने की जात होगी भाई। अगर इसको भी इनकम ही डालना है तो फिर नेगेटिव को भाड़ में डालना है, नेगेटिव साइन को क्या करना है फिर? तो मोहतरम अगर ये कभी नेगेटिव आ जाया करेगा तो फिर इधर भी नेगेटिव ही जाया करेगा। हाँ, दो फिगर, ये भी फिगर माइनस होगी, ये भी। ये किस लिए माइनस होगी? कि ये अकाउंटिंग वालों की इनकम थी, ये अकाउंटिंग वालों की इनकम थी। और चाचू इनकम थी, अंदर आए, सॉरी इनकम थी, ये अकाउंटिंग वालों की क्या थी? इनकम को कैसे उल्टाते हैं? लेस करके। यार इधर हम इनकम निकालने गए लेकिन आ गया लॉसा। अब लॉस को फिर क्या कर सकते हैं? मजबूरन माइनस करेंगे। तो कभी कभी ऐसा भी आ जाएगा कि आप इनकम निकालने जाएंगे और लॉस आ जाएगा, तो आपने वहां घबराना नहीं है, आपने लॉस को क्या कर देने? माइनस। ऊपर गेन आया था, इसको हमने क्या किया था? ऐड किया था। इधर क्या आया? लॉस। लॉस को क्या करना है? माइनस। बस अब आपने ना एक लाइन लगानी है साथ वाले की किताब पे, बस एक लाइन जो मैं आपको बताने लगा हूं, बड़े प्यार से लगाइएगा लाइन साथ वाले की किताब पे। ये ना ऐड कर देना है गेन और लॉस को लेस कर देना। ये लाइन आपने साथ वाले की किताब पे लगानी है बस। जी मोहतरम, आप कुछ फरमा रहे हैं? अच्छा लेकिन यार एक बात याद रखिएगा, फॉर्मूले से कभी जवाब पॉजिटिव भी आ सकता है। पॉजिटिव आया तो ऐड कर देंगे, और फॉर्मूले से कभी जवाब। लेकिन एक बात याद रखिएगा हजरात, अकाउंटिंग वालों की रिकवरी इनकम हमेशा लेस ही कीजिएगा। ये साथ वाले से हाइलाइटर लेना पड़ेगा। अकाउंटिंग वालों की रिकवरी इनकम हमेशा लेस ही कीजिएगा, लेकिन टैक्स वालों की नजर में फॉर्मूला लगा के कभी कभी और कभी कभी प्रॉफिट आया करेगा, और कभी कभी क्या आया करेगा? ये बड़ी कमाल की चीज होगी है। 2 जगह हाइलाइटर यूज हुआ है और एक जगह जो है बॉल पॉइंट इस्तेमाल हुई है, 2 जगह। ओके, वापस आ जाए, वापस आ जाए, वापस आ जाए, जल्दी जल्दी जल्दी, जितने दिखोती होते हैं। सॉरी, ओहो सॉरी यार, इट वाज इंटेंशनल स्लिप ऑफ टंग। पॉइंट बी, पढ़े 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 पढ़े। वेयर बैड डेट रिकवरी 13,000। वेयर बैड डेट रिकवरी कितनी 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 बोलो? 13,000 इज लेस देन 20,000। 20,000 कैसे आया? और चाचे बैड डेट रिकवरी कितनी है? और बोलो 13,000, डिफरेंस कितना आ रहा था? 20। वेयर 13,000 इज लेस देन 20 कैसे आया था? वैसे डिफरेंस लिया था 2 लाख का और 1 लाख। द शॉर्ट फॉली, खुश हो जाता है देगा ऐसी बातों से ये। द शॉर्ट फॉली शैल बी अलाउड एज खर्चा अंडर दैट इनकम फ्रॉम बिजनेस। जिस साल बैड डेट रिकवर हुआ, जिस साल बैड डेट रिसीव हुआ, ये मैंने कहा हुआ था, आप लोग घरों में बैठे हुए थे, मैंने कहा था इकट्ठे आप घर से तशरीफ ले आए किसी दिन टाइम निकाल के, तो इकट्ठे इधर बैठ के पढ़ लेंगे, इसलिए ये सेक्शन छुड़वाया हुआ था। अच्छा, घर में टाइम होते तो थोड़ा सा निकाल लेंगे, नहीं होता चलें ठीक है, आप लोग तो फिर जाएं, बाकी लोग जरा मुतवज्जो हो जाएं जो थोड़ा बहुत घर में टाइम निकाल सकते हैं। ये पेज 196, क्वेश्चन नंबर 3। क्या अभी तक वो अब हम पे वक्त पहुंच चुका है कि हम इस सवाल को ट्राई करें? एक फुल फ्लेज वाले को ट्राई कर सकते हैं अब हम? फुल फ्लेज वाला कोई सवाल, इसको आप ट्राई करके आएंगे कल या इकट्ठे इधर ट्राई कर लेंगे हम?
शुक्र है ट्राई करके आएंगे। अच्छा ये पढ़ के आएंगे कौन से खर्चे अलाउड है नॉट अलाउड है, या कोई एडलेस की ट्राई भी करके आएंगे? लेवल है आपके साथ वाले का यार। आ जाए जी पेज 148 पे। ये लीज के बारे में हमारी कोई डिस्कशन है, ये इंशाल्लाह फिर हम करेंगे। फिलहाल पेज 148 पे आ जाएं। डिस्पोजल एंड एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। बहुत नाराज हो गए, इसको भी चला दें आप। तो बैड डेट माइनस करने की कितनी शराइत थी जी? 4 शराइत थी। लेकिन अगर बैंक है और किसी को लोन दे दिया तो फिर तो बैड डेट माइनस करने की इजाजत है, चाहे पास में सेल में ना भी गया हो। और 2 लाइनें जाते जाते मेरी तरफ से, वेयर बैड डेट रिकवरी इज ग्रेटर देन द डिफरेंस बिटवीन होल ऑफ सच बैड डेट एंड अमाउंट प्रीवियसली अलाउड एज, द एक्सेस शैल बी एडेड इन इनकम। वो जो 7,000 आया था, कितना आया था? 7,000 नहीं 5,000। द एक्सेस शैल बी एडेड इन इनकम एंड वेयर द बैड डेट रिकवरी इज less than the difference between whole of bad debt and amount previously allowed as, the shortfall shall be allowed as deduction under the income from business। तो फॉर्मूला कभी जवाब पॉजिटिव देगा, कभी जवाब नेगेटिव देगा। पॉजिटिव देगा ऐड कर देंगे, नेगेटिव देगा लेस कर देंगे। सारे मोहतरम ऊपर देखें सेक्शन 75। ये मैं कहता हूं मोहतरम देखें ऊपर, कुछ लोग फिर भी नहीं देखते। अच्छा 2 बातें हैं, नंबर 1 डिस्पोजल एंड नंबर 2 एक्विजिशन। अब हम फिक्स्ड एसेट्स की तरफ मूव करने लगे। बिजनेस का चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट ओवर हो गया। बिजनेस का चैप्टर यहीं तक था। आगे ये जो सेक्शंस हैं सेक्शन 75, 76, 77, ये बिल्कुल सेक्शन 74 से निकले हुए हैं। सेक्शन 74 था हमारा टैक्स ईयर का, याद आ रहा होगा। किसको नंबर याद है सेक्शन का? नंबर याद वैसे करना जरूरी नहीं, किसको याद है नंबर? सेक्शन 74 था जो पहली क्लास में पढ़ा था, टैक्स ईयर का। तो वहां से ये सेक्शन चला है 75, 76। तो ये जो मैं बातें पढ़ने लगा हूं, ये बातें सिर्फ बिजनेस के चैप्टर के लिए नहीं है, ये जनरल रूल्स हैं जो पूरे लॉ के अंदर एप्लीकेबल होंगे। कहां कहां इन रूल्स को पिछले पढ़े से किसी और चैप्टर से लिंक कराने, वो मैं खुद बताता चला जाऊंगा। फिलहाल हम बिजनेस एसेट्स को ही सामने रख के फिलहाल इसको पढ़ेंगे। लेकिन बिजनेस का चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। नीचे 1-2 कॉन्सेप्ट स्पेकुलेशन बिजनेस वाले पढ़े में, वो बस छोटे से रह गए बिजनेस के चैप्टर के। बाकी ये जनरल बातें शुरू हो गई हैं। डिस्पोजल एंड एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। डिस्पोजल, एसेट बिक कब जाता है? एसेट बिकने के कई तरीके हैं। एसेट विल बी कंसीडर्ड एज बिक गया व्हेन इट्स ओनरशिप कम्स टू एन एंड। कई दफा एसेट आप खुद बेच देते हैं, प्लांट है बेच दिया। कई दफा अपना प्लांट देकर किसी और का प्लांट ले लेते हैं आप। कई दफा आप ट्रांसफर कर देते हैं किसी को, जैसे बाहर के मुल्क आपने ट्रांसफर कर दिया था कोई चीज, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कई दफा किसी बंदे की डेथ होती है तो वो मरने पे अपने एसेट वर्सा को डिस्ट्रीब्यूट करके जाता है मरने से पहले। कई दफा कोई सॉफ्टवेयर लाइसेंस होता है उसे आप कैंसिल करवा देते हैं। और कई दफा जो है कोई एसेट, तो बड़ा ब्रॉड लफ्ज है ना यार, एसेट को अंडरलाइन कर लो, एसेट में कुछ भी आ सकता है। डेप्रिशिएबल एसेट, इंटेंजिबल, कैपिटल एसेट्स, शेयर्स, ज्वेलरी, कुछ भी लिख लो इधर। एसेट बहुत ब्रॉड लफ्ज है, ये बिजनेस के चैप्टर का सेक्शन नहीं है, बता रहा हूं अगेन। एसेट, डेप्रिशिएबल एसेट, इंटेंजिबल, ज्वेलरी, प्राइवेट कंपनी के शेयर, सिक्योरिटीज, कुछ भी आ सकता है। एसेट तो बहुत ब्रॉड लफ्ज है। An asset will be considered as disposed of. Number 1, when it is sold, exchanged, transferred or distributed, cancelled, destroyed, समझ आ गया? Lost, गुम हो गया आपसे, एसेट था आपसे गुम हो गया। एक्सपायर, कोई सॉफ्टवेयर लाइसेंस था वो एक्सपायर हो गया। अक्सर मोबाइल्स में आपके सॉफ्टवेयर एक्सपायर हो जाते हैं, फिर दोबारा फ्री वर्जन हम ढूंढते हैं। और सरेंडर्ड, ये चोर डाकू आए, उन्होंने आके हवाई फायर मारा, आप डर गए, आपने कहा मेरी तरफ अगला फायर मारोगे, उन्होंने कहा हाँ, आपने कहा ये लो, सरेंडर। एसेट क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। बोल लिया आपने, चलो अब मैं बोल लूं। पॉइंट 2, ये मरने के ऊपर जो एसेट ट्रांसफर होते हैं औलाद को, वरसा को, ये वो बात हो रही है। The transmission of an asset on succession or will shall be considered as disposal at the time of transmission। यानी कि ये भी डिस्पोजल समझी जाएगी। लेकिन डिस्पोजल किसके लिए? It will be considered as disposal for मय्यत, for मय्यत। मय्यत के लिए ये डिस्पोजल समझी जाएगी, क्योंकि उसके वरसा के लिए तो ये एक्विजिशन है, तो मय्यत के लिए ये डिस्पोजल समझी जाएगी। और अब मय्यत के लिए डिस्पोजल समझी जाएगी, उसका गेन लॉस कैसे निकलने का वो हमारे स्कोप में नहीं है असल में। तो बस ये एक डिस्पोजल का सिनेरियो है जो आपको बताना चाहिए। और भी एसेट डिस्पोज होने के तरीके हैं जी, बिल्कुल अभी तो खत्म नहीं हुए, अभी तो शुरू हुए एसेट बिकने के तरीके। और एसेट जान छुड़ाने के क्या तरीके हैं? ये एसी लगा हुआ है, दिखाओ जरा एसी, अबू बकर एसी दिखाओ। ये एसी लगा हुआ है, ये एसी प्रिंसिपल साहब कॉलेज के ओनर घर उतार के ले गए, तो बिजनेस की नजर में ये एसी डिस्पोज हो गया। इसको शायद ड्राइंग भी कह सकते हैं या कुछ भी कह दें। बहरहाल ये प्रिंसिपल साहब घर लेके चले गए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्पोजल। द एप्लीकेशन यानी ले जाना। किधर लेके जा रहे हो मुझे? मेरा क्लास में दिल लगा हुआ था, अच्छे खासे बच्चे आ जाते हैं क्लास में रोजाना, मैं खुश हो जाता हूँ। चुप चुप चपेट मारो, उतारो इस एसी को, ले जाओ। द एप्लीकेशन ऑफ अ बिजनेस एसेट टू अ विल बी कंसीडर्ड एज व्हेन द एसेट इज पुट टू पर्सनल यूज, जब घर लेके चले गए। वेयर अ बिजनेस एसेट। अच्छा कई दफा ऐसा होता है कि घर में कोई चीज पड़ी होती है, आप लोग उसे बेचते भी नहीं और घर से बाहर फेंकते भी नहीं, तो आप उसे छत पे फेंकाते हैं, तो इसको कहते हैं डिस्कार्ड करना। लेकिन पड़ी उधर ही होती है बिजनेस में, तो कहते हैं अगर आप किसी एसेट को डिस्कार्ड कर दो, अपने ही दफ्तर में कहीं फेंक दो,
अक्सर आपने दफ्तरों में आगे पीछे जाए, पीछे कुर्सियों को ढेर लगे हुए हैं, कोई टेबलें पड़ी हुई हैं, कोई टूटी हुई, अब ना, और या फिर उनको डिस्कार्ड ना करो, पड़ी रहें और उनको इस्तेमाल बंद कर दो। यानी कई चीजें होती हैं इतनी पुरानी हो जाती हैं, घर में पड़ी होती हैं, कोई बैठता भी नहीं और अम्मी की वजह से फेंकने की हिम्मत भी नहीं होती, तो या किसी चीज को आप डिस्कार्ड कर दो या बिल्कुल रिस्पेक्ट दिया करें, उस चीज को रखा करें, वालदा ने कह दिया। तो वेयर अ बिजनेस एसेट इज डिस्कार्डेड और सीजेस टू बी यूज्ड, इट विल बी कंसीडर्ड एज इट इज, समझा जाएगा ये कितना बिक गया है। कितने का बिका है ये भी हम पढ़ेंगे, कितने का बिका है ये अलग सवाल है, फिलहाल क्या समझेंगे, ये बिक गया है। डिस्पोजल कैन इंक्लूड डिस्पोजल ऑफ अ पार्ट ऑफ एन एसेट। किसी ने जहाज देखे, जहाज देखे कभी? जहाज में कुर्सियां भी होती है ना, तो कई दफा लोग जहाज नहीं बेचते, उसमें से निकाल के कुर्सियां बेच देते हैं, या जहाज के पर बेच दिए, खुली खुद ही उड़ जाएगा। अ डिस्पोजल कैन इंक्लूड अ डिस्पोजल ऑफ अ पार्ट ऑफ एन एसेट। डिस्पोजल में ये भी शामिल है कि डिस्पोजल ऑफ पार्ट ऑफ एन एसेट हो जाए। तो चलें इसको बनी याद करें जरा, ये 8-10 लफ्ज़ हैं, इनको तो याद इधर ही कर लेना। सोल्ड, एक्सचेंज, ट्रांसफर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, कैंसल्ड, डिस्ट्रॉयड, लॉस्ट, एक्सपायर्ड और सरेंडर्ड। ये 9 लफ्ज़ मेरी तरफ से, ये बाकी लॉ की तरफ से। द ट्रांसमिशन ऑफ एन एसेट बाय सक्सेशन और विल बी कंसीडर्ड एज डिस्पोजल। और जाती बिजनेस का एसेट घर ले जाना, इज आल्सो कॉल्ड एज डिस्पोजल। जहां कोई एसेट इस्तेमाल करना बंद कर दें, इट इज आल्सो कॉल्ड एज डिस्पोजल। और डिस्पोजल में ये भी शामिल है एक, तो ये साथ साथ याद करते रहा करें यार, बेडेड रिकवरी आपको याद होगी उम्मीद है, बेडेड की 4 शराइत भी किसी हद तक आपको इधर बैठे बैठे याद होगी हैं, बस हिम्मत करके ये पॉइंट आपको याद हो गए हैं, ये आपने याद करने हैं, ये याद करके जाएंगे। अच्छा, एक्विजिशन, एक्विजिशन क्या होता है, बोले एक्विजिशन क्या होता है? खरीदना, बेचना, खरीदना। द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ एन एसेट। अच्छा, खरीदने पे उसने कोई ज्यादा लंबी वैसे बहस नहीं की, खरीदने में उसने 2 बातें की हैं, बाजार से जाके खरीद लो, और एक ऑप्शन ये है कि ये एसी घर ले छोड़ आए और घर से कॉलेज में लाके पंखा लगा दिया मिसाल के तौर पे, या घर से कॉलेज में लगा के कोई स्टैंडिंग एसी लगा दिया, तो घर से भी एसेट इधर आ जाए तो वो तो एक्विजिशन में जाएगा ना। तो द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ एन एसेट इज द टाइम व्हेन अ पर्सन बिगिंस टू ओन इट। जैसे ही आप एसेट को ओन करने लग जाए तब आपका एसेट बन जाता है। यानी इसीलिए आपको बिल मिल गया, आपने गाड़ी में डाला, आप ओन कर लिया, आपने कुर्सियां खरीदी, ट्रक के अंदर लोड हुई, आपने उनको ओन करना शुरू कर दिया। इंक्लूडिंग द टाइम फॉर ग्रांट ऑफ राइट। कई दफा आप चीज खरीदते हैं, उसको इस्तेमाल करने का हक आपको मिल जाता है, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं करते। मिसाल के तौर पर आपने घर खरीद लिया, उसको इस्तेमाल करने का हक आपको मिल गया, लेकिन आप खुद ही जाके इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उससे कोई फर्ज नहीं, आपने बाय तो कर लिया ना। तो कुछ चीजें मिल जाती हैं और उनके मिलने के बाद उनको इस्तेमाल का हक भी आपको मिल जाता है, ग्रांट ऑफ राइट, लेकिन आप अपनी सुस्ती करते हैं, उसको इस्तेमाल करना शुरू नहीं करते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समझ लिया जाएगा आपने खरीद लिया है। और इन द एंड एप्लीकेशन ऑफ अ पर्सनल एसेट टू बिजनेस यूज। बताइए, ये घर से बिजनेस में जा रहा है या बिजनेस से घर में जा रहा है? ये वाला कौन सा था? ये बिजनेस से घर जा रहा था। और ये वाला क्या है? घर को क्या हो गया? घर से बिजनेस में आ रहा है। क्लियर? द एप्लीकेशन ऑफ अ पर्सनल एसेट टू बिजनेस यूज शैल बी कंसीडर्ड एज एक्विजिशन व्हेन द एसेट पुट टू बिजनेस यूज। जिसने घर से बी लिखा है ना, उसके आगे बिजनेस लिख दें, क्योंकि उस घर जाके ये बी याद नहीं रहना। उसने कहा घर से बॉल, बॉल से घर, क्योंकि 2 दिन बाद तो उसने किताब खोलनी होती है, परसों का पढ़ा और एक्चुअल रिवाइज करते हैं, फिर उसे कहाँ ये चीजें याद आनी है। और जो आज ही ताजा ताजा फ्रेश खस्ता तिल वाला नान फौरन खा लेता है, उसको तो मजा इतना आता है, वो तो घर बैठते ही बात करता है। Where bad debt recovery is greater than the difference between the whole of such bad debt amount previously allowed reduction, the excess shall be added under that income from business in the year in which it is received. मुझे तो याद है, मैंने क्या पढ़ना है। अच्छा, definitions, मुझे से मेरा टीचर था इस मिसाल में। Point 7 in this section, business asset कौन सा होता है और personal asset कौन सा होता है? Business asset means an asset held wholly or partly for business, including stock, including depreciable assets, including का मतलब और भी चीजें आ सकती हैं, intangibles, कुछ भी। Personal asset is an asset held for पर्सनल यूज। अब मेरा आपसे एक सवाल है, एक एसेट है जो सिर्फ यूज हो रहा है घर में, वो किस डेफिनेशन में फॉल करेगा? एक एसेट है जो सिर्फ यूज हो रहा है बिजनेस में, उसको बिजनेस कहेंगे। एक एसेट थोड़ा सा बिजनेस में यूज हो रहा है, थोड़ा सा घर में यूज हो रहा है, वो जरा बता दें कहां गिरेगा? उसको हमने पर्सनल में डालना पसंद नहीं किया, उसे हमने किस में डालना पसंद किया? और बल्कि बिजनेस में डाल के हमने देखा था न्यूमेरिकल्स के अंदर, उसकी कॉस्ट को पकड़ा था, डेप्रिशिएट किया था, फिर तकसीम भी कर दिया था कि कितने डिफरेंट किसके लिए है। ठीक है, ये 2-3 लाइनें पढ़ के खत्म करें। सेक्शन 76, दिस सेक्शन शैल एस्टैब्लिश द कॉस्ट ऑफ एसेट। ये सेक्शन किस मकसद के लिए बना है जी? कॉस्ट ऑफ एसेट बताएगा। कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होती है बता दें, बता दें। एसी खरीदने के खर्चे बताएं। यार FR1 इंट्रो वाली बातें शुरू हो गई हैं, जल्दी करें। एसी खरीदने के खर्चे, FR1 इंट्रो नहीं भी पड़ी हुई कोई मसला नहीं। एसी खरीदने के खर्चे, ट्रांसपोर्टेशन, हाँ एक तो बिल हो गया ना एसी का, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन और जो भी जरूरी खर्चे हैं इसको लाने के दफ्तर तक, दिस ऑल विल बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। अच्छा, इस एसी को परचेज किया या घर से लाए हैं? अब हमने कल मेन बातें पढ़नी शुरू करनी है सुबह सुबह फ्रेश माइंड के साथ। परचेज करने वाला आसान है, घर से लाने वाला आसान है। प्रोड्यूस करने वाला
बाहर का लोन लेके चलाने वाला, और बड़ी सी चीजें कल हमने पढ़नी है। तो फिलहाल सिर्फ एक सादा सी बात कर लेते हैं जो हमने अकाउंटिंग में भी पहले पढ़ी हुई है। द कॉस्ट ऑफ परचेज, परचेज का क्या मतलब है? खुद बनाया या बाजार से खरीदा है? तो अगर कोई एसेट आप बाजार से खरीद लें तो इसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी? जा टोटल अमाउंट गिवन फॉर द एसेट, किसको देंगे टोटल अमाउंट गिवन फॉर द? टू सप्लायर, जिससे जाके टू शॉपकीपर, जिससे जाके आप चीज खरीदेंगे। टोटल अमाउंट गिवन टू शॉपकीपर इंक्लूडिंग द फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन इन काइंड। इसका क्या मतलब है? हो सकता है आप एसी खरीद के आप बाटर सिस्टम शुरू कर दें, आप एसी लें और आपके मेरी जेब में कायदे आजम नहीं है तो एसी ऐसा करो 4 ले दो, 4 दे दो मुझे, वो बाहर गाड़ी खड़ी है तुम रख लो, तो 4 एसी मुझे दे दो, मेरी गाड़ी तुम रख लो, मैं रिक्शे पे इंशाल्लाह चला जाऊंगा। तो एसी पे चला जाऊंगा, क्या हो गया भाई को? इंक्लूडिंग द फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन काइंड। लेकिन किस दिन की फेयर वैल्यू? एट द टाइम द एसेट इज एक्वायर्ड। तो लिख लें कॉस्ट ऑफ परचेज्ड एसी, कॉस्ट ऑफ परचेज्ड एसी। मिसाल के लिए असिस्टेंट कमिश्नर नहीं होता एसी, एयर कंडीशनर। द कॉस्ट ऑफ परचेज्ड एयर कंडीशनर इज द अमाउंट गिवन फॉर द एसेट $2, या फिर आप डॉलर्स के पास जाएं तो फेयर वैल्यू ऑफ कुर्सियां गिवन, फेयर वैल्यू ऑफ लिख लें कुर्सियां गिवन, कंसिडरेशन काइंड को अंडरलाइन करके। पैसे हमारी जेब में नहीं थे, हमने क्या दे दी? कुर्सियां हमारी दे दी, सॉरी। पॉइंट बी, इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर्स आपने मुझे बताए थे, इंसिडेंटल होते हैं जरूरी खर्चे, लिखें ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, इंसिडेंटल जरूरी खर्चे, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन। पेड इन एक्वायरिंग द एसेट एंड पेड इन डिस्पोजिंग द एसेट। ऐसे डिस्पोज करने पे भी ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है, हाँ ऐसे डिस्पोज करने पे भी ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है। तो ट्रांसपोर्टेशन खरीदने के वक्त भी हो सकती है, बेचने के वक्त भी हो सकती है। एंड एक्सपेंडिचर पेड टू ऑल्टर और इंप्रूव द एसेट का मतलब बता दें। एंड एक्सपेंडिचर टू ऑल्टर और इंप्रूव द एसेट। तो मोहतरम आपने कोई एसी खरीदना चाहा, लेकिन जब आप बाजार गए तो आपको एसी मिला था महंगा, आपने बाजार में जाके सोचा यार कि फिर सेकंड हैंड ही ले लेता हूं, लेकिन सेकंड हैंड थोड़ा सा जरा कमजोर था, आप उसको इंप्रूव करेंगे, बेहतर करेंगे, तो उसको इंप्रूव करने का खर्चा भी कैपिटलाइज होगा। हाँ यार ये बट जो है ना हर जगह आ जाता है, बट यार ये लफ्ज पढ़ के ना कोई 2 वर्ड बोले, कोई 2 वर्ड बोले। रेयर सर्कमस्टांस कौन बोला है जी? वेल डन, वेल डन, वेल डन। 2 बंदे बोले हैं रेयर सर्कमस्टांस, वेल डन। ठहर जो यार, ये लें 50 रुपए आपको, वेल डन। ये लफ्ज मैं आपसे सुनना चाह रहा था। अब साथ वाले को कौन ही रशीद क्या हो जाता है यार, बोतल ही पी लेते आज हम। बट शैल नॉट इंक्लूड एनी एक्सपेंडिचर विच इज फुली अलाउड एज, लेकिन वो खर्चा इसमें शामिल नहीं है जो फुली अलाउड एज। अगर आप लोगों ने कोई एसेट खरीदा तो उसको छोड़ें, उस पर कोई इंसिडेंटल खर्चा किया, उसको इंप्रूव करने का खर्चा किया, और टैक्स वाले कह दें कि पहले साल ही सारा खर्चे में डाल लो। असल में उसने बी एंड सी पता क्यों लिखा है? ए इसलिए नहीं लिखा कि ए तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है डेप्रिसिएशन के सेक्शन में कि पूरे एसेट की कॉस्ट को भी वो खर्चे में डाल सकते हैं। तो पूरे एसेट की कॉस्ट को आप लोगों को पता है खर्चे में डाला जा सकता है, ये हमने डेफिनेशन के सेक्शन में पढ़ा था। लेकिन बी और सी में ट्रांसपोर्टेशन वगैरह और ऑल्टर इंप्रूव करने का खर्चा भी अगर टैक्स वाले चाहें तो लिख लें रेयर सर्कमस्टांस। रेयर सर्कमस्टांस में वो कह सकते हैं कि पूरा खर्चे में डालो, लेकिन वैसे आमतौर पे पूरा खर्चा में डालने देंगे या एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे? द कॉस्ट शैल बी सम ऑफ, आमतौर पे एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। बट तो मींस अजीब सी बात होने लगी है बट के आगे। जाएं साथ वाले को लेके टेस्ट रूम में। अल्लाह हाफिज। ओहो सॉरी। अच्छा भाई वो सिकंदर वाला सवाल याद से करके आने, कल आप कीजिएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे क्लास में।